नीट पेपर लीक मामले पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार के बाद प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने जा रही है। बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और विधि विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद मंत्रिमंडल और फिर सदन में चर्चा के लिए इसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रस्तावित ड्राफ्ट में 1 करोड़ तक का जुर्माना है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसी के साथ ही परीक्षा केंद्र और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की अगर खामियां मिलती है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर डिपॉजिट राजस्व किए जाने का प्रस्ताव इसी ड्राफ्ट में है। परीक्षा रद्द होने पर आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त कर उसका खर्च वहन किया जा सकेगा। विभागीय सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के एंटी पेपर लीक एक्ट का प्रारूप बिल्कुल तैयार हो चुका है और विधि विभाग के पास परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। तो मौजूदा विधानसभा सत्र में इसे चर्चा के लिए लाया जा सकता है और सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी भी है। एंटी पेपर लीक एक्ट के प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने ही इससे पहले नकल रोकने और इसके खिलाफ कार्रवाई से जुड़े नियम भी लागू किए थे और विभाग ने एक्ट पहले भी बना लिया था। वरिष्ठ सचिव स्तर की कमेटी में चर्चा भी हुई, लेकिन तब तक केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा बिल का नोटिफिकेशन कर सभी राज्यों को भेज दिया। साथ ही निर्देशित किया गया कि इसे आधार बनाकर राज्य ठोस कानून बनाए, जिसके बाद नया कानून लाने की तैयारी में और इसमें केंद्र के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कुछ बड़े प्रावधान भी किए गए। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले पूरे मामले पर आप सियासी बयानबाजी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अभिनंदनीय है जो इस प्रकार का काम कर रही है। ये पेपर लीक पर जो सख्त कानून बनाने की इच्छा जाहिर की है, निसंदेह रूप से वो सर्वसम्मति से न केवल पारित होगा बल्कि लागू भी मध्य प्रदेश में तत्परता से होगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस प्रकार के किसी भी नकल माफिया, लीक माफिया को सहन कर नहीं सकती। कांग्रेस ने जिस प्रकार की प्रवृत्ति इस देश में फैलाने का कुत्सित प्रयास लगातार किया है, चाहे वो राजस्थान में किया हो, चाहे इनके संगे साथियों ने बिहार में किया हो, किसी को बख्शा जाने वाला भी नहीं है। कानून सख्त होगा तो कार्रवाई भी सख्त होगी। देखिए, सब कानून में व्यवस्थाएं, प्रावधान हैं। एक बार विधानसभा में वो कानून इंट्रोड्यूस हो गया, विधेयक आएगा तो उसके बाद में उस पर चर्चा भी होगी और स्वाभाविक है कि जो समग्र दृष्टिकोण से हर पक्ष को उसमें चाहे वो कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराने का मामला हो या बाकी विषय जो हो वो उसमें समाहित किए जाएंगे। ये सरकार का काम है। मुझे एक चीज बताओ कि इन 20 सालों में सरकार जागी जब लाखों छात्रों और नौजवानों के भविष्य अंधेरे में चले गए। क्या इसके पहले कानून नहीं था? कानून था, लेकिन इन्फोर्स नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं था, जांच एजेंसियां रंगे हाथ पकड़ी जा रही हैं। कानून क्या करेगा? पहले जो कानून है उसको लागू करते तो जो दोषी लोग थे ये पकड़े भी जाते, इनको सजा भी होती। जब आप जांच एजेंसियां ठीक से काम नहीं करेंगी, ठीक से प्रोसिक्यूशन काम नहीं करेगा, तो नया कानून क्या करेगा? ठीक है, ये नया कानून बना रहे हैं तो बनाए, मैं इसका विरोध नहीं करता। पहले ही जो पेपर जिसको निकालने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिस प्रेस में पेपर छपता है, जिस सेंटर में पेपर रखा जाता है, पहले भी तीनों की जिम्मेदारी थी पेपर की सुरक्षा की। इन 3 स्थानों से पेपर लीक होता है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। को शुरू करते हैं, 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मिश्रा साहब, शुरुआत करते हैं चर्चा की। प्रियंका जी, आपसे कानून अच्छा साउंड कर रहा है और जो मैंने इसके पूरे फॉर्मेट पढ़े हैं, अगर वैसा ही कानून आता है तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा कराने वाले कंपनी है, जो केंद्र है, उस पर एक बड़ी जवाबदारी होगी कि निष्पक्ष परीक्षा कराई जा सके, जिसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं का ध्यान जरूर भटक रहा है। युवा थोड़े पसोपेश में हैं आजकल परीक्षाओं को लेकर। भारतीय जनता पार्टी अपनी शुचिता, पारदर्शिता और तटस्थता और कर्तव्यपरायणता को लेकर के सदैव कार्य करती आई है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
और सबके साथ के साथ आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो सरकार राष्ट्र हित में जितने भी कदम होंगे वो निश्चित तौर पे उठाएगी और उठाती चली आई है। परंतु अगर हम देखते हैं समय दर समय हर चीज में परिवर्तन की आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये कदम भी उठाया जा रहा है, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। और कोई अन्य भी सरकारें अगर सराहनीय कदम उठाती हैं जिसके कारण हमारे प्रदेश को भी लाभान्वित किया जा सकता है, तो निश्चित है उस तर्ज पे हम लोग और भी आगे कदम उठाएंगे, जिसमें चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे फांसी के प्रोविजन की कार्रवाई हो, या आज अगर हम बात करें पेपर लीक के जो एंटी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को इसके ऊपर प्रतिबंधित कर सकें, उसको लेकर के भी हम लोग आगे चलेंगे। तो निश्चित है कि ये जो कानून परिवर्तन किया जा रहा है इसके रिजल्ट्स भी जितना हम चाहते हैं उतने ही अच्छे निकल के आएंगे। चलिए जितेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी, फिलहाल जिस तरह से पेपर लीक देश भर में हुए, नीट पेपर लीक का मामला हो या अन्य पेपर लीक का मामला, अब ये कानून कैबिनेट से स्वीकृति के बाद फिर आगे के लिए भेजा जाएगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, वो एक अलग बात है। पर आपको लगता है इस तरह के प्रावधान और कानून लाकर हम पेपर लीक को रोक सकते हैं? कानून तो हमेशा बनता रहा है, सवाल भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी। ये पेपर लीक और एग्जाम का घोटाला एक घोटाला नहीं है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, आप बात करिए व्यापम से लेकर पटवारी घोटाला, ई टेंडरिंग, इसके बाद एक नया मामला आपके सामने आ गया। तो ये पेपर लीक पे जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक आपकी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक कितना भी कठिन और कितना भी कड़ा कानून बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आज जिस तरीके से व्यापम में जो प्रेस ने पेपर छापे थे, आज उसी प्रेस को फिर से पेपर का ठेका दे देना छापने का, इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं ये घोटाला सरकार के स्तर पर है, मंत्रिमंडल के स्तर पर है। मैं आरोप लगाता हूँ सरकार के ऊपर कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने हमेशा हल्के में लिया। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम मध्य प्रदेश के नाम पर कलंक है, आपने देखा। लेकिन उस घटना जिसमें कि तत्कालीन मंत्री के ऊपर भी छींटे आए थे, आज मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला आपके सामने है जिसके छींटे मंत्री के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मजाल क्या उनके ऊपर कोई उंगली उठा, मजाल क्या कोई कार्रवाई, कमी क्या नजर आ रही है? निश्चित इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए कोई भी कानून बना लीजिए। आपने व्यापम घोटाले में जिसका नाम आया, उस प्रेस को फिर से पेपर छापने की जिम्मेदारी दे करके ये बता दिया कि आप गंभीर नहीं है। जी अच्छा, एक दूसरी बात जितेंद्र जी ये भी हो रही है, क्योंकि एक मतलब इतना पेपर लीक हुए, राजस्थान में पेपर लीक हुए, फिर वहां पर सरकार आई, एक बड़ा मुद्दा पेपर लीक का था। यूपी में पेपर लीक हुए, कुछ परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। एमपी में पेपर लीक का मामला 2 बार तब सामने में आया। एक पटवारी भर्ती पेपर लीक को लेकर चला कि उसमें सब कुछ सेट कर दिया गया था। तो ये सगल क्या चल पड़ा है इतने सालों से? बिल्कुल पेपर लीक हम लगातार सुन रहे हैं, या फिर परीक्षा सेटल करवा दी जा रही है, जैसा भी दीजिए। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ शिकायतें हर प्रदेश में आती, लेकिन क्योंकि इसमें दोनों पार्टियों का मामला है। गहलोत सरकार के समय में भी आरोप लगे थे, ताकि मैं चाह रहा हूं कि इस चीज को हम समझें, हमारे जो युवा दर्शक हैं वो भी इस चीज को समझेंगे। मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक घटना होती है, समझ में आती है, सरकार इतनी टाइट कर देती है उसके बाद व्यवस्था को कि दूसरे घोटाले की, दूसरे पेपर लीक के, दूसरे ई टेंडरिंग के, दूसरे नर्सिंग घोटाले की कहीं सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ कानून का डंडा नहीं, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये सारी चीजें सामने आती हैं। आज ये देखिए कि नीट के मामले में किस तरीके से राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों ने गुजरात को सेंटर सुना। हम सब देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपने पास का सेंटर लेते हैं। लेकिन राजस्थान और बिहार का आदमी अगर गुजरात में सेंटर ले रहा है और वहां से क्वालिफाई कर रहा है, वहां से वरीयता के क्रम में आ रहा है, वहां टॉपर निकल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शंका की सुई पैदा करती है इस बात को लेकर के।
और फिर मध्य प्रदेश ने तो अनेकों घोटाले देखे हैं। मध्य प्रदेश में तो कानून बहुत पहले कड़क बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन लगातार इसको नजरअंदाज किया गया। और आज जब शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, आज जब नौकरी पेशा के एग्जाम जितने होते सारे के सारे संदिग्ध हो गए, जब जाकर के सरकार चेत रही है बिल्कुल कानून बनना चाहिए, इससे भी कड़ा कोई कानून हो तो बने, लेकिन कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी भी आपके ही सर पे आती है। और अगर उसमें ढील दी गई तो कोई कानून काम नहीं करेगा। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, नीट की तैयारी बच्चे करते हैं, अन्य पेपर हैं जिसकी तैयारी बच्चे करते हैं, उनका भविष्य दांव पर लगा रहता है, लेकिन जब ये पेपर लीक के मामले सामने आते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स हो या वो बच्चे हों, जो छात्र भी इस बात को लेकर पसोपेश में रहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद परीक्षा तो दे रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन सेटिंग ऊपर से इतनी हो जा रही है कि उन बेचारे बच्चों की प्रतिभा बिल्कुल दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और नीट में तो लगभग ऐसा ही हुआ, हालांकि उसकी जांच चल रही है, अभी प्रोविजन में है मामला वो। मामला प्रोविजन में है, मामला जुडिशरी कस्टडी। बिल्कुल सही। अगर हम करें तो अभी मामला डिसाइडेड नहीं है, पर ये हमारे लिए, हम ये नहीं कहते कि हर्ष का विषय है, परंतु यही न्यायपालिका है कि जो अब किसी को बख्श नहीं रही है। शायद जितेंद्र जी सब स्वीकार करने में भूल गए कि जब हमारे मध्य प्रदेश में विसिल ब्लोअर के तौर पे सरला मिश्रा आवाज उठानी शुरू करी थी, तो उनका मर्डर हो गया और आज तक वो मर्डर मिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये हमारे लिए दुखद है कि जब कोई महिला आवाज उठाती है तो उसका मर्डर हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि वो मारी क्यों गई थी। ठीक है, तब उन लोगों की न्यायपालिका कहाँ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। तब ये लोग चुप क्यों थे, आज भी क्यों चुप हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग बार बार दुहाई देते हैं व्यापम के विसिल ब्लोअर के तौर पे, जिन्होंने, अगर हम बात करें, आवाज उठाई, तो वो भी भाजपा के लोग थे, जिसमें शिवराज जी का नाम सबसे सर्वप्रथम आता है और उसमें उनको क्लीन चिट मिली। ठीक है, इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो कानून परिवर्तन, अगर आज हम बात करें जिस हिसाब से ई क्राइम आज की डेट में बढ़ चुका है, तो जो पुराने कानून को ये लोग ढोते चले आ रहे थे, 50 साल के शासन, आज 70 साल हमको आजादी को हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी ये रही। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जैसी धाराओं को ये लोग घोटते चले जा रहे हैं, जिसपे अर्थदंड, जुर्माना 10 रुपए। आप बताइए, जुर्माने की रकम 10 रुपए क्या वैल्यू रखती है? पान भी आजकल महंगा हो गया है, पर ये लोग उस कानून के साथ में चले आ रहे हैं और ये लोग कहते हैं कानून के अनुपालन की बातें। तो जो लोगों का दामन खुद दागदार है, वो दूसरों को स्वच्छता पे ज्ञान ना दे तो वो बेहतर होगा। परंतु सरकार के द्वारा ये जो ठोस कदम उठाया जा रहा है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये बुलडोजर की सरकार है, ये फांसी का प्रोविजन करने वाली सरकार है, ये फास्ट ट्रैक लाने वाली सरकार है, ये माफिया का अंत करने वाली सरकार है, ये डकैतों का अंत करने वाली सरकार है, ये नक्सलाइट्स के ऊपर कार्रवाई करने वाली सरकार है, ये घर में घुस के मारने वाली सरकार है, ये आतंकी डराने वाली सरकार है, ये पत्थरबाजों को खत्म करने वाली सरकार है। तो आप चिंता मत कीजिए। पर ये जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, इनका भी तो अंत कर दीजिए, इनको लटका दीजिए ना। मैं देखिए कुछ कड़ी बात, एक जो हमारे बच्चे जो आशंकित हैं, बच्चे आशंकित हैं, आप, अच्छी बात है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी 2 दिन बाद आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है, और जिसमें उन्होंने साफ बोला, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पर ऐसा छात्रों के लिए एक आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि उन तक ये मैसेज चला जाए कि ठीक है, ये साल भर में जो पेपर लीक हुए या पेपर जिस भी तरह से परीक्षाएं सेट कर ली गई, हम पूरी तरह से पारदर्शिता के लिए तैयार हैं, और जो भी दोषी होगा, चाहे वो सियासी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस चीज के लिए प्रतिबद्धता सबसे पहले न्यायपालिका ने रखी हुई है। विषय यहाँ 3 प्रकार के चल रहे हैं। एक है जिसको 720 अबव 720 है, वो विचाराधीन है। जिनके ऊपर ग्रेस मार्क्स हैं, वो विचाराधीन है। री एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा अभी इन पे, तो जो चीजें टेक्टोरियल हैं उस पे अभी मैं कोई कमेंट मतलब ये कि हम न्यायपालिका तक चीजें ना जाने दें, हम सरकारी एजेंसी के तौर पर उसे ठीक कर दें, क्योंकि पहले ही उनके पास इतना सारा लोड है। अगर हर पेपर जुडिशरी के पास जाएगा तो फिर बच्चों के लिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी,
खासतौर से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जो चीज हमेशा न्यायपालिका के पास में आएगी वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए ड्राफ्ट सख्ती के साथ बनाया गया है, उसको उतनी ही सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। आपने देखा होगा आज जितनी त्वरित कार्यवाही बुलडोजर की होती है उतनी त्वरित कार्रवाई तो प्रदेश में नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई अच्छी बात है, पर आज जो पेपर लीक हो रहे हैं ना, तो वो नहीं बख्शा जाएगा, इसलिए जुर्माने की रकम और फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इसे भी रखा गया है। आप ये भी देखिए, क्योंकि अगर एडमिशन लेना इतना आसान हो जाएगा तो जिस उद्योगपति का बेटा हो या व्हाटएवर कोई भी, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, जिसके पास पैसा है वो फिर परीक्षा पास कर जाएगा, और जो बेचारे टैलेंटेड हैं, जो साल भर मेहनत करते हैं, खूब ताकत लगाते हैं दिमागी तौर पर, तो वो नंबर तो अच्छे ला रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नंबर बाकियों के आ रहे हैं। तो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना कट ऑफ कैसे हो सकता है, एक साल में ऐसा क्या हो गया जी। और ये आपने भी सुने होंगे, जितेंद्र जी ने भी सुने होंगे, ये बच्चों के सवाल थे, अलग अलग कैमरे पे, अलग अलग मंच पे बच्चे बात कर रहे थे। उन्हें बड़ी बड़ी उम्मीद है उन्हें मोदी सरकार से भी कि कुछ आप ऐसा डिसीजन लीजिए जिससे ये जो शिक्षा माफिया हैं इनमें डर उत्पन्न हो। हेलो जी जी जी, आवाज शायद प्रियंका जी तक अभी नहीं पहुंच पा रही। आवाज आ रही है प्रियंका जी? कि जो ड्राफ्ट हाँ बोलिए, तैयार किया गया है, ठीक है, मैं जितेंद्र जी आऊंगा आपके पास। कोई भी कानून सभी के लिए बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ में सख्ती से पेश आया जाएगा। ठीक है, साथ ही कोशिश की जाती है कि जितनी पारदर्शिता बन जी, इसको लेकर के अमेंडमेंट भी आए हैं, मोदी जी ने भी, केंद्र सरकार ने स्टेप्स उठाए, और साथ ही साथ अब राज्य सरकार भी प्रतिबद्धता के साथ इसमें लगी हुई है। अच्छी बात है। मैं आपकी निष्ठा पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कीजिए कार्रवाई, पर उन माफियाओं को डरा जरूर दीजिए। उन्हें बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। जितेंद्र जी का रुख करते हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सिलसिला जरूर चल पड़ा, लेकिन अब देखिए कार्रवाई की बात हो रही है, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, और चाहे राजस्थान हो। राजस्थान में भी बहुत जोरों शोरों से मामला चला था। पर आपको लगता है कि अगर ये कार्रवाई हो गई और शिक्षा माफियाओं का गला पकड़ लिया जाए और इनको ऐसी सजा की जाए, तो हम रोक सकते हैं इस तरह के जो पेपर के साथ मतलब छल किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ छल किया जा रहा है? देखिए कि सारे घोटालों की जड़ गुजरात से आती है। गुजरात क्यों गया बिहार और यूपी का बच्चा, ये समझने वाली बात है। निश्चित तौर पर जब आप भ्रष्टाचारियों को मौका देते, अभी तो प्रियंका जी कह रही थी सरला मिश्रा सरकार में बैठा, सरला मिश्रा केस की जांच करा लीजिए, फाइल को रीओपन कर लीजिए, स्थिति आपके सामने आएगी। व्यापम में 150 लोगों की हत्या हुई है, शर्म आना चाहिए आपको इसके बचाव करते हुए। आज मध्य प्रदेश में प्रदीप जोशी क्या बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो एमपी पीएससी का अध्यक्ष बन जाता, छत्तीसगढ़ पीएससी का अध्यक्ष बन जाता, योग्यता न होने के बावजूद दिल्ली में जाके यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता। लगातार भ्रष्टाचार का जनक, घोटालों का जनक, आपकी सरकार का कार्यकर्ता, आपके नेताओं की नाक का बाल, जिस तरीके से आप उसको पदोन्नत करते जा रहे हैं, घोटाले कभी नहीं रुकेंगे। श्रीमान जी, तो मध्य प्रदेश इसकी जननी है। मध्य प्रदेश में एक घोटाला नहीं, गणवेश घोटाला, मध्याह्न भोजन, दवा घोटाला, 50 घोटाले इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे। आप कह रहे कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक लाएंगे, न्यायिक नियम बनाएंगे, नियमों को कड़ा करेंगे। मैं फिर कहता हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार में सरकार में बैठे हुए लोग लिप्त हैं। जब तक उनके इस्तीफे नहीं होंगे, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार का निर्मूलन नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में माफिया अभी है, रेत माफिया की बात करें, दवा माफिया, जो भी मध्य प्रदेश में मिनरल्स है, उन सबको माफिया की भेंट चढ़ा दिया जाता है। और इतना बड़ा काम बिना सरकार के संरक्षण से नहीं होता। अब बातें कुछ भी करिए, आंकड़े कुछ भी दिखाइए, हकीकत यह है कि आपकी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसके कारण माफिया मध्य प्रदेश की धरती पर पैर पसार रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का युवा का भविष्य जो है वो चौपट हुआ जा रहा है। आप उस पर ध्यान नहीं दे, केवल बातें करने के लिए, आंकड़े गिनाने के लिए हम नहीं बैठे। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इस विमर्श से कुछ निकल के आए, शायद आप लोगों को सद्बुद्धि मिले और आप अपना एक्शन करें, जब भी मध्य प्रदेश सहित
सारी जगह पर ये सुधार ठीक, होगा। ठीक लेकिन है। प्रदीप जोशी जैसे लोग जिन्हें आप प्रदोन्नत करते रहेंगे, ये नर्सिंग घोटाले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने को आप तैयार नहीं है। कहीं कोई भ्रष्टाचार, कहीं कोई घोटालों में कोई कमी नहीं आने वाली, रोज नए घोटाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रियंका जी बोलिए। जितेंद्र जी पहले अपना बीपी नॉर्मल कर लीजिए, फिर जवाब लेने के लिए तैयार होइए। बीपी नहीं है, ये मेरी पीड़ा है, बीपी की बात नहीं है, मैं पीड़ा आपकी जाहिर कर रहा हूँ। आपकी सरकार में ये सब देखने को मिल रहा है। काम कर रहे हैं तो 50 साल 1860 के सीआरपीसी एविडेंस एक्ट से आप उम्मीद करते थे कि आपको न्याय मिलेगा? आपने इसमें कभी अमेंडमेंट के बारे में विचार अरे नहीं हम तो किया? 18 सालों से आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन न्याय के बजाय अन्याय बढ़ता जा रहा है आपकी सरकारों में। जब क्राइम रेट इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आप साइबर क्राइम्स बढ़ रहे थे, जिसको परिवर्तन के बारे में अरे आपने कोई चिंता- एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए आप, एनसीआरबी क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में युवाओं का भविष्य चौपट है, 25% युवा जेल में बंद है। तो ये परिवर्तन आपको पहले कर देना चाहिए था, जिसको भारतीय 18 जनता महिलाओं के पार्टी- साथ डेली बलात्कार हो रहा है मध्य प्रदेश में। सीआरपीसी क्या करेगी? आईपीसी क्या करेगी? जब सरकार अंधी हो तो किससे सवाल करेंगे? अगर आप लोग आज जिस पीड़ा को आप बखान कर रहे हैं, बखान करने की जगह मध्य सिर्फ प्रदेश महसूस में नहीं कर- आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया जाता है प्रियंका जी, इससे ज्यादा शर्मनीय घटना कोई नहीं होगी। जी, में आप न्यायपालिका को कैसे चुनाएंगे? आपने कभी इस पे विचार किया? जो सीआरपीसी आज बताइए, जिन निर्शित किया जाना चाहिए था, जिन सेक्शंस को आज तक आप लोग उनको ढोते चले आए, ऐसे पुराने न्याय तंत्र के साथ में आप लोग आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कितना हास्यास्पद है ये, कभी विचार किया है जितेंद्र जी? अरे 18 सालों से सरकार में आप बैठे हैं, न्याय की उम्मीद हमसे कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चोर चोर ये मोसेरे तो भाई कोई तर्क नहीं हुआ विवेक जी, आपको संरक्षण देना पड़ेगा, मेरी बात को इन तक पहुंचाना पड़ेगा। विवेक जी 18 सालों से इस सरकार में है, जी सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की घोटालों से, तो घोटालों की लिस्ट आप लोगों की इतनी एक भी घोटाला आपने प्रूव नहीं किया। ठीक। 2G, 3G, ठीक है, 4G, मैं जी आपने बोर्ड्स की बात की थी, एक भी घोटाला आपने सिद्ध किया। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं शुक्रिया करूंगा जितेंद्र जी का और प्रियंका जी का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्वलंत विषय पर हम बात कर रहे थे, पेपर लीक मामले को लेकर। सरकार कह रही है कि हम विधेयक लाएंगे, कानून लाकर इसको बिल्कुल समर्पित कर देंगे और ये जो माफिया हैं, शिक्षा माफिया, इनको ध्वस्त कर देंगे। शिक्षा माफिया कौन? जो पेपर लीक करा रहे हैं, इनको भी समझ लीजिए। परीक्षा पेपर लीक कराने वाले माफिया हैं, माफिया से कम नहीं है। लाखों रुपए के पेपर ये बेच देते हैं और जिसके पास पैसा है वो खरीद लेता है। पर शिक्षा से आपकी अमीरी और गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पढ़ने में माहिर हैं तो आपके पास पैसा ना भी हो तो भी आप बुद्धिमान बन सकते हैं। पर ये जो पैसे के साथ पेपर खरीद लेते हैं, ये सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए हमने शिक्षा को पैसे से अलग रखा था। पर पेपर लीक माफिया सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये सियासी लोग हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, किसी भी दर्जे के लोग हो सकते हैं। इनका कोई धर्म नहीं, सिर्फ पैसा धर्म है। और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। इसे खिलवाड़ ही कहा जाता है। सरकार जरूर इन पर ऐसी कार्यवाही करे कि कोई दूसरा परीक्षा माफिया बनने से पहले एक नहीं 100 बार सोच ले, सोचे 100 बार। वो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में